प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे आज देख रहे हैं कि आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाई कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का गणित का पेपर यहां पर आज हल कराया जाएगा। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शामिल करते हुए आइए हमारे साथ, और इस पूरे प्रश्न को आपको बिल्कुल आप मनोयोग से हल करना है, हर एक क्वेश्चंस को हल करना है। तब आपको ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल तक की है और कहां तक और इसको आगे बढ़ाना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जिसका आंसर आपको देना है, और क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। 16 यानी कि 16 की होल पावर 1/4 का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 32। तो बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 16 यानी 16 लिखा हुआ है, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा 2 × 2 और फिर 2 और 2, ये हो गया है। यानी कि 2 की घात कितना बनेगा? 4 होगा। तो मैं यहां तुरंत लिख लेता हूं 2 की होल पावर ये 4 यानी कि 4। फिर यहां पर पावर कितनी है? 1/4। तो अब देखिए ये 4 ये 4 यानी कट गया, बचा कितना? 2। और आंसर आपका कौन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से पहले प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन तो भाई जैसे पढ़ेंगे तुरंत आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, कितना आसान है। क्वेश्चन क्या है? समकोण का मान कितना होता है? तो समकोण का मान ऑप्शन दिया हुआ है कितना? 80 अंश, फिर दूसरा है 45, फिर तीसरा है 90 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो समकोण त्रिभुज का मान होता है ऑप्शन नंबर सी 90 अंश। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी 90 अंश। अगला दिया हुआ है 3y² प्लस 3y की पावर 3 प्लस 2y² प्लस y प्लस 1 एक बहुपद है। तो बहुपद कौन है? रेखीय बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि अचर है या फिर त्रिघात है? तो देखिए इसमें क्या करना है, बस आपको पावर ध्यान देखनी है। कौन सी पावर? मैक्सिमम यानी अधिकतम पावर कितनी है। यदि हम आपसे पूछे इसमें कि बहुपद में पावर घात कितनी है, तो आप तुरंत देखेंगे सबसे ज्यादा घात कितनी है। कितनी है? 3 सबसे ज्यादा घात है। तो यानी कि बहुपद ये कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिघात बहुपद। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। थोड़ा सा क्वेश्चन ये भाई टेक्निकल है, यानी कि गलत होने की संभावना ज्यादा है, ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है क्या। 3x² - 9 के शून्य कितने हैं ये आपको बताना है। तो क्या करना है, देखिए जरा पहले तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन ए सही है, कि ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी, सी या फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो जरा देखिए बताइए आंसर कितना आ रहा। चलिए इसको हम आगे देखते हैं, अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा गलती कहां पर होगी। x² लिख लिया है और 9 लिख लिया है माइनस का। अब बताना शून्य, तो यहां पर आप इसको इक्वल 0 कर दीजिएगा। x² और यहां पर पक्षांतर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहां तक भी किसी को मुश्किल नहीं है। और ये आप लिख लेंगे, देखिए x² √9 ये भी लिख जाएंगे, और x = ये आपका मान 3 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा? 3। और शायद यही आप इसमें बता रहे होंगे, लेकिन भैया ध्यान रखना है यदि किसी भी नंबर का आपको वर्गमूल निकालना है तो जो मान उसका निकलता है वो प्लस में भी लिखा जाता है और माइनस में भी लिखा जाता है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा? x = ±3। कितना हो जाएगा? x = ±3। तो फिर आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, यानी और इस तरह से ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोनों ऑप्शन यहां पर सही है, चाहे हम इसको बोलें +3 और चाहे बोलें -3। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बिंदु 2, 4
यानी कि 2,4 ये किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश आपने पढ़े, ये होते हैं चतुर्थांश। ये आपका फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। यानी चतुर्थांश ये 4 बता दिए। लेकिन यहां पर ये पूछा गया है 2,4, बहुत आसान क्वेश्चन है कि 2,4 के चतुर्थांश में पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, पता भी आपको होगा भैया। देखिए ये दोनों यदि मान प्लस के हैं तो आता है पहले चतुर्थांश में। इसके सामने आ जाइए, यहां पर सामने कौन इधर की तरफ, तो ये माइनस और माइनस कर दीजिएगा। इधर वाला मान ये माइनस का और फिर प्लस का हो जाएगा और ये वाला मान प्लस होगा और ये माइनस। ये बात आपकी जानकारी के लिए हम बता दिए हैं कि दोनों मान यदि प्लस में हैं तो के चतुर्थांश में पहले में है। पहला मान यहाँ पर माइनस का है, दूसरा मान प्लस का है, नहीं एक्स का मान माइनस का, वाई का प्लस, तो सेकंड में आ जाएगा। दोनों मान एक्स का मान और वाई का मान दोनों मान नेगेटिव हैं तो आएगा थर्ड में। और फोर्थ में होगा पहला मान एक्स का मान प्लस होगा और वाई का मान माइनस होगा तो हो जाएगा फोर्थ में। तो यहां पर जरा चेक करिएगा, यहां पर तो दोनों मान आपके आ रहे हैं प्लस, 2,4। तो फिर आंसर क्रिस्टल क्लियर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक सिक्के को उछाला गया है और आपसे पूछा गया है कि चित आने की प्रायिकता कितनी है। तो जैसा कि आपको पता है सिक्के में 2 पहलू होती हैं, यानी तल होते हैं, पृष्ठ होते हैं, ऐसे बोले सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये भी बात सही है। एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। एक हेड दूसरा टेल। तो यहां पर चित आने की प्रायिकता पूछी है, तो बताइए टोटल घटनाएं कितनी होती हैं? टोटल घटनाएं तो 2 ही हो सकती हैं, एक हेड एक टेल। तो आपसे चित पूछा गया है तो प्रायिकता के जो कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला बनता है अनुकूल घटना अपान कुल घटना। तो अनुकूल कौन है? अनुकूल है ये टेल, यानी कि चित। तो इसको हम, ये अनुकूल हो गई 1 और टोटल घटना कितनी हो गई? 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, सी 1/2। अब यहां पर देखिएगा, चाहे आपसे पूछा जाए हेड आने की प्रायिकता और चाहे पूछा जाए टेल आने की प्रायिकता, दोनों में आंसर सही होगा। कौन सा? 1/2 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पासे को फेंका गया है और पासे में 6 अंक आने की प्रायिकता कितनी है? तो देखिए पासे में अंक कितने लिखे होते हैं? 1 से स्टार्ट होता है और 6 पे खत्म होता है, मतलब 6 अंक होते हैं। हर एक तल पर 1 अंक लिखा होता है, ठीक है। तो अब यहां पर कहने 6 अंक आने की प्रायिकता, तो कुल अंक कितने? कुल अंक अभी आपने बताया पासे में कितने अंक लिखे होते हैं? 6 अंक लिखे होते हैं। और मतलब का कौन है? मतलब का तो आपके कौन है? 6 अंक है। तो इसका मतलब एक मतलब का अंक है और कुल अंक कितने हैं? 6 हैं। तो 6 अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6। समझ में आया? अब यहां पर एक गलती हो सकती है, कौन सी? यदि हम आपसे कह दें कि 2 अंक आने की प्रायिकता कितनी है, 6 की जगह पे 2 अंक लिख दें, तो यदि आपके दिमाग में ये कहीं चल गया कि जब यहां पर 6 लिखा था तो हमने 6 लिख दिया, अब जो 2 लिखा होगा तो 2 लिख देंगे, 3 लिखा होगा तो 3 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक अंक एक ही बार लिखा होता है, रिपीट होता ही नहीं है। तो यदि हम 2 अंक आने की प्रायिकता बोलेंगे तब भी वो 1/6 आएगा, 3 अंक आने की प्रायिकता बोलेंगे तब भी 1/6 आएगा। तो याद रखना है आपको, 6 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6 होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, समबाहु त्रिभुज के कोण कितने होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम से ही जान गए आप, समबाहु यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल यानी बराबर हो गई। जब तीनों भुजाएं बराबर, तो इसका मतलब तीनों कोण कैसे हो गए? बराबर हो गए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? वो होता है 180 अंश। अब भैया 180 अंश को डिवाइड कर दिएगा 3 से, आंसर तो मिल गया, कितना? 60 अंश हो गया, 60 अंश। तो पहला कोण 60 अंश, तो दूसरा भी 60 होगा, तीसरा भी 60 होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, इसलिए कोण भी बराबर होंगे। तो जरा मिलाइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला है 90 + 90,
30 और 60, 90 45 45 और 90 60 और 30 लिखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के कोण होते हैं 60 अंश 60 अंश और 60 अंश हैं ये सब त्रिभुज के कोण। और ये सब कौन से त्रिभुज बना रहे हैं? समकोण त्रिभुज बना रहा है, लेकिन समबाहु कोई त्रिभुज नहीं बनना है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5, 4 और 3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताओ। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन उसके पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि भैया कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। वो कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। अब भुजाएं दो कौन बची? 4 और 3। तो किसी एक भुजा को लंब मानो, किसी एक को आधार मानो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला होता है, समकोण त्रिभुज ये होता है 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। तो 1/2 लिख दीजिएगा। आधार को हम 4 लिख दें और लंब को 3 लिख दें, 2 से इसको भाग कर लें, 3 दूनी 6 और हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर मिल गया? ऑप्शन नंबर सी यहां पर है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 4 की होल पावर 3/2, यानी कि 4 की होल पावर 3/2, इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 16 यानी कि 16। तो कैसे इसको देखेंगे? तो देखिए यहां पर क्या करिएगा, ये 4 लिखा हुआ इसको हम 2 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि 4 × 4 यानी कि ये हो जाएगा 2 की घात 2 हो गया। यहां पर आप लिखिएगा पावर लगाइए 3/2। ध्यान रखना है घात का घात में गुणा हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 और होल पावर है 3/2। अब ये 2 तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 कितना मान होता है? अब तो आंसर एकदम भाई बिल्कुल क्लियर पता चल गया कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, 2 गलत हो गया। ऑप्शन सी भी नहीं गलत होगा क्योंकि यहां पर 6 लिखा हुआ है। ऑप्शन डी भी गलत होगा क्योंकि 16 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 2 × 2 की पावर 3 तो ये होता है 2 × 2 और गुणा 2, कितना मिल के आ जाएगा 8। और इस तरह से यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन से एकदम। कौन सा? देखिए 5 की होल पावर 3। तो 5 की होल पावर 3 मतलब 5 को कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है। तो आपने लिख दिया 5 × 5 × 5। अब इन तीनों को जरा गुणा कर जाइए, 3 बार गुणा कर जाइए, तो सबको पता चल गया 5 × 5 × 5 होता है 125 यानी 125। और ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12। ये भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये दिया हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज कैसा होगा ये हमको बताना है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समकोण, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है समबाहु, ऑप्शन नंबर 3 दिया त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और ऑप्शन नंबर डी हुआ इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक ऑप्शन तो गलत हो गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज ये होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। अब जरा देखिए, ये कभी कभी ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है कि त्रिभुज बनेगा नहीं। उसका रूल क्या होता है याद रखिएगा, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को आप जोड़ दीजिएगा, उसका जो मान है वो तीसरी भुजा से ज्यादा यदि है तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। जरा सुनिएगा फिर से हमारी बात को। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 3। तो 3 भुजाओं में कोई 2 भुजाएं, चाहे वो जो आप
आपकी मर्जी हो, दो भुजाओं को जोड़ लीजिएगा, उस जोड़ का जो मान है तीसरी भुजा से ज्यादा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज वो नहीं बनेगा। तो जरा इसमें चेक कर लीजिएगा। देखिए 12 5 17 ये 13 बिल्कुल त्रिभुज बनेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है त्रिभुज बनेगा ही नहीं। यदि ऐसी कंडीशन आएगी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो फिर वहां पर कोई त्रिभुज का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे दो ऑप्शन तो यहां से निपट गए कि ये नहीं होंगे। अब तीसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन और बचता है कौन सा, डी यानी कि चौथा ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन पे जरा नजर डालते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, समकोण बताया, तो समकोण की पहचान मालूम है। कौन सी त्रिभुज में भुजाएं कितनी, तीन, तीन में बड़ी भुजा का अलग कर लो, इसमें बड़ी भुजा कितनी हो गई 13, और 13 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो होता है 169 169। ठीक है, अब दो भुजाएं जो और बची, तो इसमें देखो ये 5 बची, तो 5 का स्क्वायर कर लो, ये हो गया 25, और 12 का स्क्वायर कर लो, कितना हो गया 144। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को जोड़ो, तो ये दोनों का जोड़ करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा ये। अब जरा देखो बेटा कि दो भुजाओं के वर्ग को जोड़ दिया, उसका मान बड़ी भुजा के वर्ग के इक्वल हो गया, मतलब त्रिभुज कैसा बन गया, समकोण हो गया। समझ में आ गया। तो क्या हमने बताया, त्रिभुज की बड़ी भुजाएं, तीनों भुजाओं में से बड़ी भुजा को अलग कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, दो भुजाओं का अलग अलग स्क्वायर कर दिया, आपस में दिया जोड़, फिर तीसरी भुजा से मैच किया, हो गया बराबर। इसका मतलब त्रिभुज कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन ये बताता है कि आंकड़े दिए हुए हैं 2, 8, 15, 20, 5, 10 का समांतर माध्य क्या होगा। अब समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम जितने टर्म जितने पद हैं उनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए जरा, ये आएगा 2, 8, 10, 10, 15 कितने हुए 25, और 25 और 20 कितने हुए 45, 45 और 5 50 और 10 60 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहां से जोड़िए भैया, 10 5 15 और 15 20 कितने हुए 35, और 35 और 20 35 15 हो गए 50, और 50 10 हो गए 60। तो टोटल योग कितना आया, कहा कि ये हो गया 60 यानी कि 60। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गई। तो फार्मूला क्या बनता है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग अपान पदों की संख्या। पदों का योग कितना हो गया 60, संख्या कितनी 6, भाग कर दीजिए, आंसर निकल गया 10, और ये हो गया आंसर। अब जरा देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, कौन सा 10। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर, क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है। तो पहले हम ये जानें कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। जैसे ये वृत्त ले लें, और वृत्त में कोई 4 बिंदु ले लें, ऐसे ऐसे हमने ले लिया, और इन चारों बिंदुओं को मिला दीजिएगा, तो ये जो बनता है चतुर्भुज वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो हम ऐसे बोले, किसी चतुर्भुज के चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं, क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब यहां पर आपसे यह पूछा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज जो ABCD देख रहे हैं आप, हैं इसके आमने सामने ये वाले इन दोनों कोणों का मान, जिसको A और C यहां पर मैंने दिखाया है, इनका योग कितना होता है। तो याद रखना है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का मान होता है कितना, जरा आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, कितना होता है 180 या 360 या फिर 270 या फिर 90। तो देखना है आपको, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि एक बिंदु पर होता है कितना कोण, 360 अंश का होता है, और समकोण ये भी नहीं होता है, 270 ये भी नहीं होगा। तो आंसर मिल गया, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। यही है कंडीशन, यदि कोई चतुर्भुज है जिसके आमने सामने के कोणों का मान 180 अंश होता है, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब ये
15 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज के दो कोणों का मान होता है 150, तो तीसरे कोण का मान बताइए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जरा देखिएगा, सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा सर 180 होता है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो मान आ रहा है 180, और दो कोणों को जोड़ते हैं तो मान होता है 150। इसका मतलब क्या करें कि हम 150 को 180 में से घटा दें, जितना मान आ जाए, तो ये हो गया 150। कितना मान आ गया आपने बताया सर, 30 आ गया अंश। तो 30 अंश जो मान हुआ वो हो गया तीसरे कोण का मान, और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल है 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर, आधार का व्यास कितना है? तो बेलन जरा बताइए, बेलन होता है कुछ इस तरह का, और इसका आधार कैसा होता है? आधार होता है वृत्त। यानी कि आपको यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल। व्यास निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला कोई बताएगा? तो ये लिख लीजिए भैया, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है पाई, ये लिख लीजिएगा 25। 25 पाई से देखिए, ये पाई से पाई हट गया, आर स्क्वायर हो गया 25, तो आर इक्वल हो गया √25। तो आर का मान निकल गया कितना? 5 सेंटीमीटर। और आर ये क्या है? आर तो त्रिज्या है। जब त्रिज्या मालूम हो गई तो व्यास निकालना तो बहुत ही मुश्किल काम नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो कितना आंसर मिल जाएगा? आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए में दिखाएंगे कितना? 10, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 14। तो आधार का आपने की त्रिज्या पता कर ली, कितनी त्रिज्या पता कर ली? 5। तो व्यास हो जाएगा व्यास कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। -5,4 में भुज का मान कितना है? अब भुज का मान क्या है? देखिए, आप निर्देशांक लिखते हैं, एक x होता है, दूसरा y होता है। भुज और कोटि, भुज मतलब पहला मान जो होता है, x अक्ष का मान होता है, वो होता है भुज। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? -5। जरा मिलाइए कौन सा सही है? ऑप्शन 5, -4, -1 और 4। देखो -1 कहीं दिख नहीं रहा, तो ये तो बिल्कुल ऐसे बेकार हो गया। ठीक, -4 भी कहीं दिख रहा, तो आप इसको भी हटा दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे थे, -5 और 4। -5 है ये x अक्ष का मान, और 4 है y अक्ष का मान। तो भुज क्या कहलाएगा? -5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर बताया अपरिमेय संख्या क्या होगी। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? 3 या फिर √4 या फिर √9 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब दिमाग में बात चलती होगी कि इसमें जो है अपरिमेय संख्या कौन है, क्योंकि इसमें सब में तो रूट लगा है। किसको बोल देंगे? पहला सही होगा कि दूसरा कि तीसरा कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जरा बताइए कौन सा सही होगा? पहला सही होगा कि दूसरा कि तीसरा या फिर चौथा? तो देखिए, अपरिमेय संख्या की सबसे बढ़िया पहचान ये है, अंडर रूट लगा है लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो समझ लो अपरिमेय संख्या है। क्या बोले? क्या आपने सुना? फिर से देख लीजिएगा कि अपरिमेय संख्या वही है, सबसे बेसिक पहचान, कोई संख्या लिखी हो उसका अंडर रूट लगा हो और अंडर रूट पूरा पूरा नहीं निकल रहा हो, यानी वर्गमूल पूरा पूरा क्या बेटा नहीं निकलता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय। तो बस हो गया आंसर आपके सामने। देखिए बताइए, इसका वर्गमूल तो 4 निकल गया, इसका निकल गया कितना? 3। तो ये वाले दोनों कैसे हो गए भैया? ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन जरा 3 को देखिए तो √3, √3 का जो है वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, √3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोले हैं, बिंदु 12,5 की मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो मूल बिंदु कहां पर मिलेगा, किस दुकान पे मिलेगा? जरा देखिए भैया, ये मूल बिंदु हो गया कहां से?
ये मूल बिंदु हुआ। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, याद रखिएगा, ठीक, पक्का ध्यान रखना है। तो और ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और यहां पर बिंदु बताया कौन सा 12,5, 12 हो गया इधर की तरफ, 5 हो गया ऊपर, मतलब कि चतुर्थांश में पहले में। तो आपने यहां पर कोई चतुर्थांश पॉइंट लिख लिया, 12,5 और बढ़ा लेते हैं, यहां पे यहां लिख लिया, ये हो गया 12,5, यह बिंदु आया जिसको मैंने यहां लिखा है। अब हमको इस बिंदु की दूरी बतानी है, ये वाली OA का मान निकालना है, कितना होगा। अब इसके निकालने के दो तरीके हैं, दो तरीके क्या, एक मैं इसे डॉटेड लाइन मिला लूं ऐसे, और कहेंगे सर ये वाली दूरी कितनी है, ये तो 12 है, और ये दूरी कितनी है 5 है, और ये जो कोण बना है वो कोण कितना बना है, ये कोण तो 90 अंश बना, बस हो गया। आपको आधार लिख लीजिए 12, लंब लिखिए 5, कर्ण निकालना है तो बस सीधा लिख लीजिए कितना, 12 का स्क्वायर लिखिएगा और 5 का स्क्वायर करिएगा, 12 का स्क्वायर 144 यानी 144, और ये हो गया कितना 25, दोनों को मिला दीजिएगा 169, कोई समस्या नहीं है। और हमको निकालना है इसकी OA का मान, तो OA बराबर अंडर रूट निकाल लीजिएगा, तो ये निकल जाएगा कितना 13, तो OA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। और ऑप्शन यहां पर देख लीजिएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहां करेक्ट हो जाएगा 13, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। लेकिन अब मान लो आपके दिमाग ये ना चले, क्योंकि यहां पर एक फार्मूला भी आपको बताया गया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बनता है डी इक्वल दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। अब एक बिंदु हो जाएगा 0,0, दूसरा हो जाएगा कौन सा 12,5। अब इनमें आप एक को x1 y1 एक को x2 y2 मान लीजिएगा, इसमें हल डालिएगा, मान निकालिएगा, रूट आ जाएगा आंसर। तो चाहे इस तरह से लगाइए और चाहे जो मैंने अभी सर बताया उससे लगा लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 नंबर पे, और 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, x की पावर -3 डिवाइडेड बाई x की पावर -3, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो देखो x की पावर -3 लिख लीजिएगा और x की पावर -3 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यदि इसको हम तुरंत भाग कर लें तो कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा ना, तो बस हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एक आंसर आएगा। तो ये आपने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल किए हैं मात्र 27 मिनट में, पूरे हल कर लिए हैं। तो ये पहला पार्ट हल हो गया और आप 27-28 मिनट में 20 नंबर आप हल कर चुके। अब आते हैं क्वेश्चन 21 में और खंड बा। खंड बा ये जो पार्ट है इसका आंसर आपको कॉपी पर लिखना है। अभी तक के जो 20 क्वेश्चन थे उनको OMR शीट पर बस फिल करना था, ए सही कि बी सही कि सी या डी सही था, ये तो काम वहां से निपट गया। अब आते हैं यहां पर 21 नंबर क्वेश्चन में। अब ये कहा गया इसके बीच में दो परिमेय संख्या निकालो, तो कैसे निकालेंगे। इसके निकालने के देखिए दो ढंग हैं। सबसे सरल वाला आप देख लीजिएगा, कौन सा 5/4 लिख लीजिए, कितना है सॉरी 5/4 ये लिखा, और दूसरा है 7/9। ये एक काम पहले आपको करना है कि इसके हर बराबर कर लो, दोनों के हर बराबर कर लो। तो 9 जो है 4 के बराबर नहीं हो सकता, ना 4 9 के बराबर हो सकता है। तो बस तुरंत क्या करिए, यहां पर आप लिख लीजिएगा 9, यहां भी 9, और यहां 4 और यहां भी 4, संख्या वही रही लेकिन नीचे हर बराबर हो गए। तो 9 × 5 कितना हुआ 45, और ये हो गया 36, कॉमा लगाइए 28 और 36, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो नीचे के हर बराबर हो गए, अब लिखनी थी तुमको दो संख्याएं,
अब यहां तुम लिख जाओ चाहे जितनी संख्या, चाहे देने का मतलब 45 और 28 के बीच में जितने नंबर हैं वो सब लिख सकते हैं। कैसे? आप यहाँ 45 लिखा है, आप 44/36 लिखिएगा, ये भी आएगा, और 43/36 आएगा, 41/36 आएगा, और 40/36 आएगा। यानी आप लिखते चले जाएंगे कहां तक के? ये 27/36 तक के। ये सब नंबर जितने भी हैं, ये सब संख्याएं जो हैं वो इन दोनों के बीच में है। सबसे आसान तरीका है। ठीक है, यहां पर 2 ही लिखनी थी और आप तो यहां पर कम से कम इसमें संख्या लिख सकते हैं, 15-16 संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 का मान कितना है वो आपको बताना है। तो देखो बेटा, यहां पर 2 लिखो, पावर 2/3 लिख लो, गुणे का निशान लगा दीजिएगा, 2 की पावर 1/3 करिएगा। तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, आधार समान है, 2-2 है, तो पावर को आप जोड़ लीजिएगा। पावर को जब जोड़ेंगे तो 2 इधर बनेगा और 2/3 और प्लस 1/3। 2 आधार समान था तो पावर मैंने जोड़ दिया, तो 2/3 प्लस 1/3। अब ये मान निकल के आया 2 की घात 3/3। भाग करते हैं, 2 की घात 1 बना, ये हो जाएगा 2, और आंसर आपका मिल गया 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, गोले की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बता। तो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को लिखते हैं r। तो r का मान है 2.8 सेंटीमीटर। निकालना है आयतन। गोले का आयतन फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है, कितना? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये लिख जाइएगा, 4/3 करिएगा, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर 2.8 ये कट जाएगा 7 से। ठीक है, तो यहां पर आपने लिख लिया 2.8। लिखना कितनी बार है? लिखना तो 3 बार है, लिख लो 3 बार, तो ये लिख गया है। अब पॉइंट हटा दीजिए यहां से, यहां पर 0 बढ़ाइए, यहां भी पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, यहां भी पॉइंट हटाइए और 0 बढ़ा लीजिएगा। अब आपके पास 7 चौक 28, कुछ और बच नहीं रहा है, गुणा सिर्फ करना बाकी बचेगा। तो 4/3 लिख लीजिएगा, ये 22 हो गया है, और ये 4 हो गया, और ये 28 हो गया, और ये भी 28 हो गया, और 1 के आगे 3 0। अब क्या करना है आपको? एक काम और करिए, चाहे यहां पर 4/3 हटा दीजिएगा और 4/3 की जगह पर 1.33 लिख लीजिएगा। तो हमारे पास बनेगा 1.33 गुणा 22 गुणा 4 गुणा 28 और गुणा 28, और ये हो गया 1 के आगे 3 0। ऊपर का गुणा करिएगा और फिर 10 जितना आ जाए 3 अंक बाद दशमलव और लगा दीजिएगा, और वही हमारा हो जाएगा घन सेंटीमीटर में आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन लिख रखी है x² - 4x + 4। तो लिख लीजिए x² - 4x + 4। अब यदि आप देखिए हमारी नजर से, तो x के पहले कुछ कितना, x² के पहले कितना लिखा है? कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। ठीक, और यहां पर जो गिनती केवल कौन है? वो 4 है, उसके पहले प्लस का निशान लगा है। तो क्या करना है, जब यहां पर x² के पहले कुछ लिखा नहीं हो तो बस इस गिनती को आपको ट्रेस करना है। कौन सा? जो 4 लिखा है। अब 4 को क्या करना है, एक लाइन को अच्छी तरह से समझिएगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 4 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए जिनका गुणा किया जाए तो 4 आ जाए, और उनको जोड़ दें तो 4 आ जाए। ठीक, फिर से सुनिए, 4 के ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनका गुणा करो तो 4 आए, और उनको आपस में जोड़ो तब भी 4 आए। तो आपका आंसर गया कि सर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2। बहुत बढ़िया।
और 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और एक ये अलग संख्या सबसे है कि इन दो संख्याओं का ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 का यदि गुणा करते हैं तो 4 आता है और जोड़ते हैं तब भी 4 आता है। समझ में आया नहीं है? गुणा करते हैं तब भी 4 आता है और जोड़ते हैं तब भी ये 4 आता है। ये अलग प्रकार की संख्या है 2, ध्यान रखिएगा। तो बस इतना से आपकी समझ में आ गया तो समझ लीजिए सवाल लग गया, ये हो गया। तो बस क्या करना है, x² लिखना है, निशान माइनस लगा है, लगा रहने दीजिएगा। और जो ये आपने तरीका अपनाया देखा, इसी को ब्रैकेट में आप यहां लिख जाइएगा, 2 + 2 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करके x लिख देंगे और प्लस का 4 लिखेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड जो किए 2 + 2 वही यहां पर लिखिए 2 + 2 और यहां पर x लिखा और ये 4 हो गया। x² लिख लीजिएगा। अब ब्रैकेट खोलिएगा तो -2x होगा, -2x और प्लस का 4 हो गया। जरा इसमें कॉमन ले लीजिएगा। तो इसमें जो कॉमन लेंगे तो पहले वाले से देखिए, पहले 2 से कॉमन कितना मिल रहा, पहले 2 से कॉमन x मिल रहा, तो आपका आंसर हो गया सर x - 2 हो गया। और इससे देखिएगा हमको प्लस का लाना है ना x, तो माइनस का 2 कॉमन लेना पड़ेगा, -2 और x माइनस ये 2 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में कॉमन कितना मिला, x - 2 और x - 2 ये हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज लिखी है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर, या आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते थे, जो यहां पर आप लिखना चाहें वहीं पर कर लीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका 21 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। और क्वेश्चन नंबर 22 में यहां तक जो क्वेश्चन किए थे सब में सब हल करने थे, कोई छोड़ने वाला ऑप्शन नहीं था। अब लेकिन यहां पर 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ी सी राहत दी गई, केवल 5 प्रश्न दिए गए, करना है, दिए गए हैं 6, एक कोई छोड़ देना है जो आपको लगे कठिन उसको। चलिए देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या करेंगे, शंकु का आयतन है 48 पाई, ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, आधार का व्यास निकालना है। तो व्यास अभी ना निकाल के त्रिज्या निकालेंगे, बाद को व्यास बदल लेंगे। तो शंकु का आयतन जो फार्मूला होता है वो आप बताएंगे कितना होता है, 1/3 पाई r²h शंकु का आयतन होता है, लिख लिया। और यहां पर ये है कितना आयतन, ये 48 है, तो आप 48 पाई लिख जाइएगा। पाई से पाई हट गया और ऊंचाई कितनी है, 9 है, तो r² × 9/3 = 48। ठीक है, अब एकदम 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3 × 3 = 9 होता है और फिर 3 से काट देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी r² = 16 हो गया। अब r का मान निकालेंगे तो r का मान निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिज्या नहीं पूछी गई है, क्या पूछा गया है, व्यास, तो दूना कर दीजिए फिर। इसलिए व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2 × 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। और ये हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे परिमेयीकरण कीजिए। परिमेयीकरण में सिर्फ एक ही रूल लगता है, वो क्या है जरा समझ लीजिएगा। इस सवाल को बिल्कुल उतार लीजिएगा, 3√2 अपान में √3 माइनस √2, ये जस का तस लिख लीजिएगा। ठीक है, अब निशान लगाएंगे यहां पर मल्टीप्लाई का, और डिवाइड में है तो डिवाइड लिख लीजिएगा। जो नीचे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, बस केवल चिन्ह बदलेंगे, माइनस की जगह पे प्लस करेंगे। क्या बोले जरा फिर से समझ लीजिए बेटा। आपको क्या करना है, जो हर में लिखा है तो वही लिखना है, बस केवल चिन्ह बदल देना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो बस यहां पर क्या करना, √3 और प्लस √2 और ये हो जाएगा √3 प्लस √2। अब नीचे क्या हो गया है, ऊपर का बस गुणा कर देना है। कैसे गुणा करना है, इस 3√2 का पहले इसके साथ में गुणा और फिर इसके साथ में गुणा कर लेंगे, यहां तक का हो गया। नीचे देखिए एक में घट रहा है और एक में वही चीज जुड़ रही है, तो
तो ये हो जाएगा वर्गों का अंतर, मतलब √3 का करेंगे स्क्वायर और माइनस निशान लगाएंगे, √2 का करेंगे स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया और ये हो जाएगा 2, नीचे का 1 मिल जाएगा, ऊपर का गुणा करिएगा और सीधे आप आंसर लिख दीजिएगा। अगला नंबर आता है काखंड, ये लिखा हुआ है x⁵ माइनस xy⁵ हो गया। अब इसके करने हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहला जो काम है गुणनखंड में कॉमन लेना। तो कॉमन यदि मिल रहा है तो उसको पहले निपटाओ और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो इसमें जरा देखो x⁵y और माइनस xy⁵ में xy कॉमन गया है, तो आपने कह दिया xy मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां पर देखो x⁴ बच जाएगा, माइनस y⁴ हो जाएगा। यहां तक तो मुश्किल था नहीं, आगे बढ़ा लीजिए इसको। तो xy आप पहले लिखते हैं, यहां पर लगा लीजिए बड़ा ब्रैकेट। तो अब यहां पर देखो x² लिखा हुआ है और फिर इसकी पावर आप 2 लगा दीजिएगा, बात तो ही है, 4 पावर थी, x² की होल पावर 2 लगा दिया। फिर यही काम यहां भी कर लीजिएगा, y⁴2 होल पावर 2 लगा दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब जरा देखिएगा, स्क्वायर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, लेकिन ऊपर वाला स्क्वायर ध्यान रखिएगा। तो x² को हम x थोड़ी देर के समझ लें तो हो जाएगा x² माइनस y²। तो हम क्या करेंगे, एक में जोड़ेंगे और एक में घटाएंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा x² प्लस y² और दूसरा बनेगा x² माइनस y²। बिल्कुल सही सुना आपने, सही लिखा यहां तक के। अब ये तो हम ऐसे लिख जाएंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करिए। लेकिन यहां फिर रूल लग गया स्क्वायर वाला, वर्गों का अंतर वाला, एक में जोड़ दो एक में घटा दो। जोड़ेंगे तो बनेगा x प्लस वाई और घटाएंगे तो बनेगा x माइनस वाई, और हो गया ये आपका आंसर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर बताते हैं। अर्धगोले का व्यास दिया है और आयतन बताओ। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। व्यास दिया है तो आप त्रिज्या बोलेंगे, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। कहां से आया सबको पता चल गया है, ठीक। आयतन का फार्मूला है वो भी अर्धगोले का, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। क्या फार्मूला बनता है, 2/3 πr³, ठीक है। 2/3 लिख लीजिएगा, पाई की जगह पे 22/7 लिखिएगा और r⁻³ का मतलब हुआ r गुणे r गुणे r गुणे r। बस भाग करिएगा, जो आंसर मिले वो घन सेंटीमीटर में लिख जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 3, 5, 7, 3, 9, 10, 2, 6, 4, 8, 12 का माध्यक निकालिए। अब ये माध्यक मीन्स मध्यिका होती है। अब मध्यिका कैसे निकालेंगे ये जरा आप अच्छी ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मध्यिका निकालने के लिए एक सबसे अलग काम करना होता है, जो हम समांतर उसमें सांख्यिकी में अलग करते हैं काम। वो है क्या कि पहले जितने भी पद दिए हैं, जितने जो भी आंकड़े दिए हुए हैं, उसको आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब नीचे से बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम, मतलब बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो क्या करेंगे आप यहां पर, सबसे पहले लिख देंगे पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। अब बताओ लिखो। तो सबसे छोटा पद देखिए कौन है, सबसे छोटा पद देखो यहां पर ढूंढते जाओ, ये वाला मिला 2। तो आप 2 लिखेंगे और 2 पर टिक मान लेंगे कि ये गलती से कहीं दोबारा या कुछ छूट ना जाए। तो मैंने 2 यहां लिख लिया है। 2 के बाद बढ़िए जल्दी से 3 आता है, तो यहां पर 3 लिख लीजिएगा, लेकिन निशान लगाना मत भूलिएगा। 3 हो गया। 3 के बाद आता है 4, देखो यहां 4 मिल गया, ये 4 लिख लीजिएगा। अब आता है 5, 4 के बाद 5 ये मिल गया, लिख लीजिए भैया 5।
5 के बाद देखो कहीं 6 दिख रहा, ये 6 दिख रहा, बिल्कुल सही, लिख लीजिएगा। 6 के बाद 7 दिख रहा, बिल्कुल लिख लीजिए 7। 7 के बाद 8 दिख रहा, 8 ये है, यहाँ पे 8 लिख लीजिएगा। 8 के बाद 9 दिख रहा, 9 लिख लीजिएगा। और 9 के बाद कहीं 10 दिख रहा, 10 लिख लीजिए, ये हो गया। 10 के बाद कहीं 11 है, सब पे तो निशान लग गया लेकिन 11 मिला ही नहीं, तो 11 यानी कि नहीं है, मत लिखिए। और यहां पर ये 12 है, तो ये 12 लिख लिया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ध्यान रखना, ये सवाल बहुत गलत होता है। वजह क्या? क्योंकि जल्दबाजी में हम ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं पदों को आरोही क्रम में, और आरोही क्रम में जब लिखना शुरू करते हैं तो जल्दी में ये होता है कि 2 लिखा, 3 लिखा, मान लो गलती से 4 छूट गया। अब 4 छूट गया तो फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इस जो है इसको देख लेंगे, निशान जरूर मारते चले जाएंगे, ये पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर छूटा है। और अपने को संतुष्ट करने के लिए नंबर भी गिन सकते हैं। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां भी गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम बिल्कुल संतुष्ट हो गए कि हमारे पास जो भी पद दिए थे उन सभी पदों को हमने लिख लिया है, वो भी क्रम वाइज लिख लिया है। ठीक, अब कितने पद बताया आपने? 10 जरा थे, 10 ही तो थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यन का मान निकला कितना? 10। अब ये 10 संख्या ऐसी है कि जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, मतलब कैसी संख्या? ये सम संख्या। अब जब सम संख्या आ जाए, सम, तो क्या करते हैं? मध्यिका या माध्यक निकालने का फॉर्मूला बनता है, इक्वल का या डिवाइड की लाइन खींचेंगे, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान और पूरे का बटे 2। क्या बोलेंगे? n/2 वे पद का मान और प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, या इसको हम शॉर्ट में ऐसे पढ़ लें, बीच वाला पद प्लस अगला पद बटे 2। क्या बोले? बीच वाला पद और प्लस अगला वाला पद और पूरे का बटे 2। बीच वाला पद कौन बना? अब बीच वाला पद देखिए, कहीं जल्दबाजी में लिखा तो हमने ये वाला, और गिन इसमें ना जाए, इसमें कहीं गिन ना जाए, तो इसको बिल्कुल हटाइए काम से। तो कौन सा 5वां पद होगा? 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। तो आप यहां पर कितना लिख देते हैं? 6 लिख लेते हैं। और छठा पद ये वाला हो गया, 7 लिख लेते हैं। 7 6 कितना होता है? 13 होता है। और 13 का आधा कितना होता है? 6.5 होता है। तो मध्यिका कितनी निकल के आ जाएगी? माध्यक कितना आएगा? मध्यिका या माध्यक 6.5 होगा, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है 4x की घात 3 + 3x² और -4x - 3 के गुणनखंड कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम जो है कह सकते हैं हेलुआ जिसको बोलते हैं, वो ऐसे इतना आसान क्वेश्चन है। अब क्या करिए, बस तुरंत इसको ऐसे निपटाइए। कॉमन लेना सबसे पहले देखते हैं, जरा कॉमन देखिए, इसमें x² कॉमन मिल रहा है, तो आप तुरंत कॉमन x² ले लीजिएगा। कितना बचेगा? 4x बनेगा और प्लस का 3 आएगा। ठीक, और इसमें देखिए प्लस माइनस का 1 कॉमन ले लीजिएगा। वजह क्या? क्योंकि हमको दोनों पद प्लस के लाने हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों कॉमन चले गए, तो ये हो जाएगा 4x + 3 एक ब्रैकेट में, और x² - 1 ये हो गया। अब जल्दबाजी में यहीं पे आंसर नहीं लिखेंगे, अभी एक स्टेप और बढ़ाना है। जरा इसको देखिएगा, ये वर्गों का अंतर है, इसको बढ़ा लीजिए फिर आगे। ये हो जाएगा 4x + 3, और इसको कह सकते हैं x² - 1²। तो ये फिर लिख जाइएगा 4x + 3 एक ब्रैकेट में हो गया, और ये हो गया x + 1 और x - 1। ये आंसर निकल गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये है कि समझना है केवल। आइए अगला प्रश्न।
दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा वो निकालना है। तो आप यहां लिख सकते हैं R1 को 4R कह दीजिएगा, R2 को 3R कर दीजिएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोले का होता है S1 आप इसको S2 कर लीजिएगा। 4 पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई R2 स्क्वायर, ये पाई पाई 4 पाई हटा दीजिएगा। S1 अपान S2 ये कितना आएगा 16R स्क्वायर, वर्क किया है 16R स्क्वायर, और इधर बन गया 9R स्क्वायर, हटा दीजिएगा। तो ये हमारे पास माना जाएगा S1 अनुपात S2 या S1 अपान S2 16 अपान 9, और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर की जीवा खींची गई है, केंद्र से उसके दूरी बताइए, ये बताना है। तो देखो ये हमने एक बनाया वृत्त, और वृत्त में ये हो गई एक जीवा 24 सेंटीमीटर की, जिसको नाम दे दिया आप 24, ये 24 सेंटीमीटर हो गई। त्रिज्या है इसकी 12 सेंटीमीटर, सॉरी 13 सेंटीमीटर, तो एक केंद्र हो गया, ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, ये केंद्र हुआ। यहां से आप लंब ड्रॉ कर दीजिएगा ओडी। अब ओडी जब लंब ड्रॉ करेंगे तो यहां पर इसको जीवा को अर्थक कर देगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रूल होता है, नियम है, प्रमेय है, किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर पार्टों में विभाजित कर देता है। तो ये 12 हो गया। अब बताओ, अभी एक सवाल आया था इसी में जिसमें 12, 5 और 13 संख्याएं थी, समकोण त्रिभुज जिसमें बताया था आपने। तो इसी तरह से आप इसको कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकालेंगे, और ये ओडी का मान जो निकल जाएगा वो 5 सेंटीमीटर निकलेगा, और वही हो जाएगा केंद्र से उसकी दूरी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन इसका जो अथवा दिया है, गोले का और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, यानी कोई गोला है और कोई अर्धगोला है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, तो आपको त्रिज्याओं का अनुपात क्या है वो आपको निकालना है। तो त्रिज्याएं देखिए अलग अलग मान लेते हैं, त्रिज्या एक की R1 मानेंगे, दूसरे की R2 मान लेंगे। ठीक है, तो गोले का पृष्ठ कितना हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई R1 स्क्वायर, और यहां पर क्या लिखेंगे, अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखना जल्दबाजी में इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर 3 पाई R स्क्वायर लग जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई R2 स्क्वायर। यहां से पाई से पाई हटा दीजिएगा, इसको इससे काट दीजिएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2R1 और ये R2 स्क्वायर। तो ऐसा लिख लीजिए यहां पर R1 अपान R2 का होल आप स्क्वायर बोल दीजिएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब अंडर रूट निकालिएगा, तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू 1/√2, और यही हो जाएगा आपका त्रिज्याओं में अनुपात। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 दिया x माइनस वन अपान एक्स की इक्वल 4 है, तो आपको x की पावर 3 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 3 का मान कितना है वो बताना है। थोड़ा सा सवाल बड़ा है, बस देख लीजिए, लेकिन आसान बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको यहां पर लिखिएगा x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल 4, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, बस स्क्वायर हो गया। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, माइनस दोनों संख्याओं का गुणा का दूना होता है, तो -2 गुणा एक्स गुणा 1/x, और इज इक्वल टू 16, ये वाला कट गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 प्लस 2, तो ये यहां पर कितना माना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, यानी कि 18। यहां तक की एक समीकरण आपको मालूम हो गई। अब ये मान निकालना है, तो लिखिएगा x की पावर 3 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 3, फॉर्मूला बनता है x माइनस 1 अपान एक्स, फिर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर,
यहां यदि निशान लगता है माइनस तो यहां हो जाता है प्लस, और प्लस कितना आएगा x इंटू 1/x, ये तो कट गया। यहां पर जरा देखिएगा x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, ये वाला मान कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, इसका मान देखो ये लिखा हुआ है 4, मैं यहां लिख लेता हूं। ये वाला मान आपने देखो x स्क्वायर प्लस 1/x का मान कितना निकाल लिया, 18 लिख लिया है, ये 18 लिख लीजिए यहां पे, ये 18 हो गया। और ये अभी लिखा हुआ 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा, बस यहां हल कर लीजिएगा, आंसर निकालिएगा, और 19 का 4 से गुणा करेंगे 76, और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब हमारे पास बचता है 25 नंबर क्वेश्चन का अथवा, और इसको कैसे देखेंगे, देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकालना है। परिमाप दिया है कितना 90, तो आप साइड निकालना चाहेंगे, 90 को भाग करेंगे 3 से, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में भुजाएं होती हैं बराबर, तो 90 को 3 से भाग किया तो भुजाएं हो गई कितनी, 30 आ जाएंगी, ये 30 सेंटीमीटर भुजा हो गई, पक्का, कोई दिक्कत। अब क्षेत्रफल निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर रूट 3/4, क्या होता है बेटा, a स्क्वायर रूट 3/4, a मीन्स 30 का स्क्वायर, मैंने 2 बार लिख दिया है, अंडर रूट 3 यहां ले जाएंगे और 4 की जगह पे यहां पर 4 लिख देंगे, a स्क्वायर रूट 3/4, 2 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 और 15 का गुणा 225 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 3, और निकालना था एरिया, ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर कितना मिल जाएगा 225 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये भैया आज का जो पेपर था वो पूरा का पूरा पेपर आपने हल किया है केवल 57 मिनट में। ठीक है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि यहां पर हमने छोड़ा हो। 57 मिनट में पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोगों ने हल कर लिए हैं। यदि इस पेपर को आप पूरा इतने समय में हल कर लेते हैं या थोड़ा सा समय और लगाते हैं और हल हो जाता है, यानी कि आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो इसी तरह से तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला बहुत अच्छा एक जो है मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए फिर जय हिंद।